हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे डालो मिशन 95 प्लस के जो भी सेशन आपका चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो आज है आपका ये। एक लंबे अरसे के बाद हम आपसे जुड़ रहे हैं और लंबे अरसे के बाद जुड़ने का सिर्फ एक कार्ड ये है मेरे लालो की, सिर्फ एक से दो कार्ड है। जिसका पहला कार्ड ये है कि बहुत सारी शादी विवाह परिवार में, घर परिवार में लगी हुई थी, जिसके चलते मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। और एक सबसे बड़ा कार्य ये था कि जिस स्टैंड पे मैं वीडियो शूट करता हूं, ये जो स्टैंड है वो टूट गया था और टूटने की वजह से वापस से फिर से ऑर्डर किया गया। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से भी 4 से 5 दिन लगाए गए, तब जाके स्टैंड मेरे पास तक आ पाया। तो अब कोशिश करेंगे कि मैं आगे से लगातार आपके साथ जुड़ा रहूं और बोर्ड तक, जब तक आपके एग्जाम है, एग्जाम से 4 से 6 दिन पहले मैं आपका सारा कोर्स कंप्लीट करके दे दूंगा। और लास्ट तक जुड़े रहिए। अपने हर डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स पे जो भी क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको ना समझ में आए, उस पे हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। चलते फिर शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन को, एक धमाकेदार सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से भी है, तो ध्यान से देखना। चलते हैं और करते हैं। चलिए लाडो, फिर देखते हैं आज के टॉपिक को। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, समझते हैं इसके बारे में क्या आपको दिया गया है। एक टॉपिक हमने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इस एग्जाम के लिए। 2026 में आपसे जरूर पूछा जाएगा। और क्या है टॉपिक, समझो जरा। टॉपिक का नाम हमने लिखा है बंध्यता। बंध्यता को इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है समझो जरा। कह रहे क्या, यह लिखा है कि 2 वर्ष तक उन्मुक्त सहवास। अब ये सहवास और उन्मुक्त का क्या मतलब है मेरे लाडलो। कह रहे उन्मुक्त सहवास जो दिया, ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरे लाडलो एक ऐसे दंपति जो 2 वर्ष, जो कह सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद इन दंपतियों के बीच उन्मुक्त सहवास, उन्मुक्त सहवास अर्थात मेरे लाडलो बिना गर्भ निरोधक, बिना गर्भ निरोधक साधन, बिना गर्भ निरोधक साधन के उपयोग से संभोग करना, संभोग करना। ऐसे जो हमने गर्भ निरोधक विधियां पढ़ी थी, उनमें गर्भ निरोधक साधन भी हमने आपको पढ़ाए थे। कह रहे उन गर्भ निरोधक साधनों का बिना उपयोग किए भी मेरे लालो संभोग करना लगातार 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक, लेकिन इन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कह रहे उन्मुक्त सहवास करते हैं के बावजूद गर्भाधान, गर्भाधान का मतलब मेरे बच्चों हो गया सगर्भता, सगर्भता जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। कह रहे 2 वर्ष तक उन्मुक्त सहवास का मतलब कह रहे कि सर बिना गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किए 2 से 4 वर्ष तक लगातार मेरे लालो संभोग की क्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सगर्भता यानी प्रेगनेंसी का धारण नहीं हो रहा है। तो ना हो पाने की स्थिति को ही क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, हमने आपसे बताया बंध्यता क्या होती है। कह रहे कि ऐसे दंपति जिनकी शादी हो चुकी है और उनके मध्य, उन पति पत्नी के मध्य लगातार उन्मुक्त सहवास 2 से 3 वर्ष तक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति या फिर उनकी कह सकते सगर्भता धारण नहीं हुई है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं क्या, बंध्यता बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बंध्यता की। अब अगर मैं आपसे कहूं बंध्यता का समाधान, कह रहे मेरे लाडलो कि अगर मैं ये कह दूं कि इस बंध्यता का समाधान क्या है, तो इस समाधान मेरे लाडलो क्या है, हमने आपको लिख के दिया है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी ऐसी तकनीकियां जिनके माध्यम से ऐसे दंपति जो बंद दंपति हैं
उनको संतान की प्राप्ति कराई जाए, उन्हें हम बोलते हैं क्या? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। क्या लिखा है मेरे लाल लोग? यहां देखो मैंने आपके लिए नोट्स में लिख के दिया है, कह रहे कि वे तकनीकियां जिनके द्वारा निसंतान, मतलब ऐसे दंपति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, निसंतान दंपति को संतान प्राप्त कर सकते हैं या करने के लिए उपयोग करते हैं, इन तकनीकियों को सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजीज यानी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको बताया बनता का मतलब सिंपल सा बताया कि भैया उन्मुक्त सहवास के बावजूद भी इन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उनके अंदर कह सकते हैं मादा के अंदर सगर्भाधान नहीं, गर्भाधान नहीं होता है और ना होने की कंडीशन को बनता कहते हैं। तो क्या बंध व्यक्तियों के पास संतान की प्राप्ति का हक नहीं है? हक। उसके समाधान के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्या? कह रहे सर अब सहायक जनन प्रौद्योगिकियां आ गई हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ARTs हैं। और ART क्या तकनीक है? कहना वो ऐसी तकनीकियां हैं जिनके माध्यम से जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं है, जो बंध है, उन बंध व्यक्तियों को क्या होती है? संतान की प्राप्ति होती है। चलिए हम आपको समझाते हैं एक एक करके। ART के अंतर्गत हम आपको कितनी विधियां पढ़ाने वाले हैं? कहना सर ये विधियां पूरी हमने कितनी लिखी? आपको 5 विधियां पढ़ाने वाले हैं। ART के अंतर्गत तकनीकियां कितनी आती हैं? लगभग 5 तकनीकियां आती हैं। पहली तकनीकी का नाम क्या लिखा है मेरे लालो? पहला लिखा है पात्र निषेचन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं IVF, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। IVF इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला आपका लिखा है जीवन निषेचन, जिसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगली हमने आपको बताई है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिप्ट कहा जाता है। एक होता है ZIFT, एक आपका होता है GIFT। दोनों में फर्क है मेरे लालो, बताते हैं आपको। अगला हमने आपको बताया है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अगला आपके लिए एक और है विधि, कौन सी है? नाम है इसका कृत्रिम वीर्यसेचन, AI बोलते हैं। अच्छा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है वो बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मेरे लाल लोग ऐसे दंपति जिनके पास संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो ये 5 तकनीकें हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंद लोगों को, बंद दंपतियों को संतान की प्राप्ति हेतु। चलिए पहली विधि हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या? पात्र निषेचन। क्या होता है पात्र निषेचन? बहुत सिंपल सा है मेरे लाल लोग। पात्र निषेचन, पात्र निषेचन, अगर मैं पात्र निषेचन को कुछ स्टेप्स में बात करूं तो पहला स्टेप मेरे लाल लोग क्या होता है? सबसे पहले जो स्त्री होती है, स्त्री कह दें या कह दें दाता स्त्री, इस दाता स्त्री से सबसे पहले अंडाणु लिए जाते हैं। अंडाणु जिनको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक यानी अंडाणु, ये लिए जाएंगे। दूसरे स्टेप की बात करूं, स्टेप सेकंड की बात करूं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड की बात करूं तो यहां स्टेप सेकंड में आपका पुरुष होता है, पुरुष होता है। और ये पुरुष भी हमारा क्या है? दाता पुरुष है। अर्थात इनसे हम लोग क्या लेने वाले हैं? कहना सर नर युग्मक, नर युग्मक। और ये नर युग्मक क्या होते हैं? कहना इनको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ये लेते हैं शुक्राणु और कह रहे कि इन दोनों को, शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों को स्टेप थर्ड के अंतर्गत मैं बात करूं तो शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन होता है, निषेचन होता है। और ये निषेचन मेरे लाडलो शरीर से बाहर, शरीर से बाहर परख नली में कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ये निषेचन कहां होता है? कहना सर शरीर के बाहर परख नली में करवाया जाता है। फिर इसके बाद अगर स्टेप में 4 की बात करूं, स्टेप 4 आपका मेरे लाडलो क्या बनता है? तो कहना सर ये स्टेप 4 आपको क्या बताता है?
स्टेप 4, चलिए देखो स्टेप 4 की मैं बात करूं तो कह सकते हैं युग्मनज, युग्मनज परिवर्धन। युग्मनज क्या क्या होता है? परिवर्धन होता है। और स्टेप 5 की बात करूं, स्टेप 5 तो होता है क्या? भ्रूण का स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण। ये 5 कंडीशन है मेरे लाडलो, जो हम आईवीएफ पढ़ रहे हैं। इस आईवीएफ के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पात्रीय निषेचन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हमने कहा दाता स्त्री होती है जिससे हम लोग युग्मक प्राप्त करते हैं, इनको मादा युग्मक यानी अंडाणु कहते हैं। दूसरी बात, एक दाता पुरुष होता है जिससे हम शुक्राणु यानी नरयुग्मक प्राप्त करते हैं। थर्ड स्टेप की बात करूं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों निषेच्य होते हैं और इन दोनों को निषेचन कराया जाता है कहां पर? परख नली में। और परख नली में निषेचन होने के बाद मेरे लाडलो यहां पर क्या होता है? युग्मनज का परिवर्धन होता है, अर्थात उस युग्मनज जो निर्मित हुआ है उसका निर्माण होता है और निर्मित युग्मनज जो है अब स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित होने के लिए मेरे लाडलो 2 कंडीशंस आपकी आती हैं, या तो स्थानांतरण होता है ZIFT के रूप में, या फिर आपका होता है ये क्या? IUT के रूप में। अब दोनों में क्या फर्क है देखो लाडलो, ZIFT जो होता है उसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट अंतः फैलोपियन, फैलोपियन स्थानांतरण ZIFT। जबकि IUT जो होता है इसको बोलते हैं अंतः, IUT इंट्रा यूट्राइन अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ये 2 चीजें, या तो ZIFT होगा जिसको हम लोग जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं बेटा, ये तो यह होगा, या फिर आपका क्या होगा? IUT होगा, इंट्रा यूट्राइन फैलोपियन ट्रांसफर होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा, अर्थात जो भ्रूण बना उस भ्रूण को अंतःगर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा। तो अब ये होता कैसे है देखो जरा। कह रहे कि सर क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हमने ले रखे हैं क्या? अंडाणु ले रखे हैं जिन्हें हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक, जिसको हम लोग परख नली में रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है, ये मिले हैं, कहां से मिले हैं? कहना सर दाता स्त्री से, दाता स्त्री से मिले। ये हमारी क्या है? कहना सर ये हमारा पात्र है, ये पात्र है। और इसमें जो अंडाणु मिले हैं, ये अंडाणु कहां से आए हैं? कहना सर ये आए हैं मादा युग्मक है, जो कि अंडाणु मिला है, कहां से मिला है? कहना दाता स्त्री से। ठीक है, एक और पात्र लिया हमने, इस पात्र में मेरे पास क्या है? कहना शुक्राणु है। ये शुक्राणु, ये स्पर्म जो है वो हमें कहां से मिले हैं? इनको हम लोग, ये कहां से मिले हैं? कहना दाता पुरुष से मिले हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? नर युग्मक, नर युग्मक कहते हैं। और ये हमें मिले कहां से हैं? दाता पुरुष से मिले हैं, दाता पुरुष से। अब इन दोनों को एक परख नली में, इन दोनों को एक परख नली में मिलाया जाएगा। यहां से आए क्या? कहना सर यहां से आए हैं अंडाणु, अंडाणु। और यहां से जो आए हैं वो क्या आए हैं? कहना सर शुक्राणु। और ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेंगे तो क्रिया होगी, उसको बोलेंगे क्या? कहना सर निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। ये जो निषेचन है वो शरीर के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? ये जो निषेचन है वो शरीर के बाहर है कि अंदर है? तो आप बताएंगे कि सर ये शरीर के बाहर हो रहा है, अर्थात ये निषेचन जो होता है वो कहां होता है? कहना सर प्रयोगशाला में। कहां होता है? कहना सर प्रयोगशाला में निषेचन होता है। और कहां होता है? उसके लिए कह रहे नियंत्रित, नियंत्रित वातावरणीय, वातावरणीय परिस्थितियों,
या मैं ये कह दूं नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियों में। अब इन नियंत्रित परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया मेरे लाडलो, यहां से मिले हमें अंडाणु, यहां से मिले शुक्राणु, इन दोनों को हमने मिलाया एक पात्र में, एक पात्र में मिला निषेचन हो गया, एक पात्र में मिला क्या हो गया निषेचन हो गया, और ये निषेचन होने के बाद क्या बना होगा, कहना सर यहां बन गया होगा युग्मनज। क्या बन गया होगा युग्मनज। ये हुआ कहां प्रयोगशाला में। कहां हुआ ये प्रयोगशाला में। किन परिस्थितियों में, कहना सर नियंत्रित परिस्थिति है। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या है, कह रही कि जो तापमान मादा को जब निषेचन होता है तो जो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं अंडवाहिनी में, तो जो टेम्परेचर, जो वातावरण, जो परिस्थितियां आपकी अंडवाहिनी में होती हैं, वही परिस्थितियां यहां पर अवेलेबल कराई गई हैं इस प्रयोगशाला के अंदर, जहां इन दोनों का क्या कराया गया निषेचन कराया गया। अब निषेचन हुआ होगा तो यहां युग्मनज बना होगा, और युग्मनज बनने के बाद हमने आपको पहले पढ़ाया है कि दो कंडीशंस बनती हैं, इनको हम लोग कोरक खंड भी कहते हैं, कोरक पुटी भी कहते हैं। तो दो प्रकार के कोरक खंड, पहला मैं कोरक खंड बात करूंगा 8 कोशिकीय कोरक खंड, 8 कोशिकीय कोरक खंड। एक हमारा क्या हो गया 8 कोशिकीय कोरक खंड हो गया, यानी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है भैया कि 8 से ज्यादा यानी 16 कोशिकीय, 16 कोशिकीय कोरक खंड बन गया। एक हमारा बना 8 कोशिकीय कोरक खंड, दूसरा हमारा क्या बन गया 16 कोशिकीय कोरक खंड। ऐसी कंडीशन जब 8 कोशिकीय कोरक खंड होता है तो ये 8 कोशिकीय कोरक खंड जो मेरे लाडलो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ZIFT, ZIFT, अर्थात ये जाइगोट है। ये जाइगोट इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन मतलब अंडवाहिनी, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित। सीधी सीधी बात मैं ये कह दूं कि भैया जो हुआ है क्या, कह रहे यहां से अंडाणु, यहां से शुक्राणु, दोनों यहां निषेचन हुआ, युग्मनज बना। ये युग्मनज कहां बना, कहां पर परख नली में। ये जो परख नली है वो कहां पर प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में बना है। बनने के बाद जब ये युग्मनज आपका 8 कोशिकीय है, अगर 8 कोशिकीय है तो इसको कहां स्थानांतरित करेंगे, कहना सर ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अर्थात ये फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, कह रहे अगर 8 से ज्यादा कोशिकीय यानी 16 कोशिकीय कोरक खंड बन गया, कोरक पुटी का निर्माण होगा, तब क्या होगा, तो कहना इस कंडीशन में मेरे लाडलो बनता है क्या IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरित। मतलब ये जो युग्मनज है अब वो कहां स्थानांतरित किया जाएगा, अंतः गर्भाशय में। मैं आशा कर रहा हूं मेरे लाडलो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम आपको नोट्स में पढ़ाते हैं, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। देखो पात्र निषेचन क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में इसको IVF शॉर्ट में कह देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। अब देखो क्या लिखा, कह रहे अंडाणु व शुक्राणु के बीच निषेचन क्रिया कहां होती है, कहना सर प्रयोगशाला में। लेकिन कहां पर, कहना सर नियंत्रित परिस्थितियों में करवाई जाती है। नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं वहां प्रयोगशाला के अंतर्गत इनको दोनों को मिलाया जाता है, निषेचन कराया जाता है, में की जाती है। आगे लिखा कि निषेचन टेस्ट ट्यूब या अन्य किसी पात्र में होने के कारण कह रहे हैं क्या, टेस्ट ट्यूब निषेचन टेस्ट ट्यूब या फिर अन्य किसी पात्र में होने के कारण इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन विधि कहते हैं। क्योंकि परख नली में निषेचन हुआ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चाहे हम परख नली निषेचन विधि कह दें, चाहे हम पात्र निषेचन विधि कह दें, टेस्ट ट्यूब निषेचन विधि कह दें, कुछ भी कह देते हैं बेटा ना, कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा, कह रहे इस तकनीक की सहायता से उत्पन्न जो संतान होती है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने आपके लिए क्या लिखा, कह रहे यह विधि उन स्त्रियों के लिए होती है, उन स्त्रियों के लिए अपनाई जाती है जिनमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, आपसे यहां से पूछेगा एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बात कह रहे भैया क्या,
कहना सर यहां पर जो अंडवाहिनियां हैं वो क्या होती हैं, विकृत होती हैं। जब अंडवाहिनियां विकृत होती हैं तो निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन होगा कहां, कहना परख नली, परख नली कहां होगी, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में हो जाती है। आगे क्या लिखा, वहां निषेचन होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अगला पॉइंट क्या लिखा, कह रहे इस विधि में निर्मित युग्मनज को स्त्री की अंडवाहिनी या गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। हमने दो कंडीशन बताई बेटा, या तो इसका करा जाएगा ZIFT या फिर इसका क्या करेगा IUT किया जाएगा। ZIFT कब होता है, 8 कोश के 16 कोश के में क्या कराते हैं, IUT कराते हैं। सिंपल सी बात है, IUT मतलब इंट्रा यूट्राइन फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जबकि ZIFT का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। 8 कोश की यहां अंडवाहिनी में। अच्छा, अब एक कंडीशन ये भी है, जो स्त्री है उस स्त्री की केवल और केवल किसमें, अंडवाहिनियों में विकृति उत्पन्न होती है, केवल और केवल किसमें, अंडवाहिनियों में ही विकृति उत्पन्न होती है। तो जहां निषेचन होता है उस भाग में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इस कंडीशन में मेरे लालो ये जो निषेचन है वो शरीर के अंदर नहीं हो पाता, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराते हैं, और प्रयोगशाला में कराने के बाद इसको या तो अंडवाहिनी में या फिर कहां, गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को, इस घटना को मेरे लाडलो क्या कहा जाता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए अब कह रहे कि जो युग्मनज, जो भ्रूण बना है, यह स्थानांतरित, यह जो भ्रूण है मेरे लाडलो, यह भ्रूण जो स्थानांतरित होता है वो दो विधियां हैं उसकी स्थानांतरित करने के लिए। पहली विधि हमने आपको समझाई है, क्या हमने बोला कि जो पत्नी होती है यानी दाता स्त्री, जिससे अंडाणु लिए जाते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या है बेटा, कह रहे जो पति यानी दाता पुरुष है उससे क्या लिए जाते हैं, शुक्राणु लिए जाते हैं। इन दोनों का निषेचन कराया जाता है। क्या कराते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मन। ये निषेचन कहां होता है, कहना परख नली में। ये कहां होता है, परख नली में युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद 8 से 16 कोश के भ्रूण बन जाता है। 8 से 16 कोश के भ्रूण बनने के बाद दो कंडीशन आ जाती हैं। अगर 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है, 8 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था होती है, तो इसको स्थानांतरित कहां कराते हैं, कहना सर इसको कराते हैं कहां पर, कहना सर ZIFT, फैलोपियन अंडवाहिनी में स्थानांतरित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर मेरे लाडो युग्मनज, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी में स्थानांतरित होता है, जिसको बोलते हैं क्या, फैलोपियन नलिका में भ्रूण का स्थानांतरण। जबकि दूसरी कंडीशन जो आपकी आती है उसमें क्या लिखा मैंने, 8 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था होती है। ये 8 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था जो है वो कहां पर, कह रहे सर माफ कीजिए, कह रहे इसको क्या करते हैं, जो अंतः गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाए इसको क्या बोलते हैं, IUT कहते हैं। IUT मतलब अंतः जो गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरित होता है उसको बोलते हैं। बंद कर भाई, उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये दो कंडीशन आपकी बनती हैं किसके अंतर्गत, कहना सर जी ये दोनों कंडीशन आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, IVF के अंतर्गत। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लिए मेरे लाडलो इनका, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने के काम आएगा। चलिए यहाँ पर ये 6 विधियां आपको पढ़ाई हैं, 5 पढ़ानी है आपको, जिसमें से पहली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट मेरे लाडो, नोट्स बनाने के लिए काम आ जाएगा। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको, समझा दिया है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लेना। जो आपको लिखना हूँ बहु ऐसा ही लिखना है मेरे लाडो अपनी कॉपी पर। इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एक क्वेश्चन हम लेके आए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने आपको 3 चीजें कवर अप कराई हैं। पहला लिखा ZIFT, दूसरा IUT, तीसरा आपकी IVF का पूरा नाम लिखने को बोलता है। तो ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण होता है। अगला IUT क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसको अंतः गर्भाशय स्थानांतरण कहते हैं। अगला हमारा क्या होता है IVF, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि जो लाडलो है इसमें क्या दिया गया है समझते हैं जरा। दूसरी विधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवे निषेचन, इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसी मादाएं जो होती हैं जिनके अंदर कह सकते हैं गर्भ धारण की समस्या उत्पन्न होती है,
अर्थात इनके गर्भाशय में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कह रहे कि जिन मादाओं में गर्भधारण की समस्या होती है उनके लिए यह विधि है। यह विधि केवल सगर्भ, इसका मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं सगर्भता, यानी प्रेगनेंसी बोलते हैं, सगर्भता। तो कह रहे कि इन मादाओं के अंदर सर्वता धारण नहीं होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया होगी, युग्मनज बनेगा, भ्रूण जो स्थापित होने जाएगा जब गर्भाशय में, तो वहां पर इसका स्थापन नहीं होगा। ठीक है, आगे पॉइंट हमने क्या लिखा, कह रहे इसमें युग्मकों का संलयन जो होता है वो मादा शरीर के अंदर ही होता है, कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से होता है मेरे लाडलो। अर्थात कह सकते हैं युग्मक मतलब अंडाणु और शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी कह सकते हैं अंडवाहिनी मिलते हैं, मिलने के बाद निषेचन होता है, युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, लेकिन ये भ्रूण जो है ना वो स्थापित नहीं होता, किसमें, मादा के गर्भाशय में। अंतःगर्भाशय परतें जो होती हैं जिनको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिनमें इनका स्थापन होता है, जहां ये स्थानांतर कह सकते हैं स्टेबल होती है, रुकती है, जहां इनका धार होता है, कह रहे वहां पर इनमें विकृति उत्पन्न होती है। इसकी वजह से क्या होता है, कह रहे कि जो जीव निषेचन है, इसका मतलब शरीर के अंदर निषेचन तो होगा लेकिन गर्भधारण नहीं होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे इसे हम कहते हैं जीव निषेचन। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब जीव निषेचन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे लालो, कह रहे निषेचन की क्रिया तो शरीर के अंदर हो गई, अंडवाहिनी में हो गई, लेकिन अब वो निषेचित अंड जो है जो गर्भ का धारण नहीं करेगा, सर्वता धारण नहीं करेगा, तो निषेचन का भी कोई फायदा नहीं। अर्थात जो निषेचन होगा उस निषेचन हुए हुए मेरे लाडलो भ्रूण को उस अंडवाहिनी से निकालकर एक दूसरी मां जिसको मेरे लाडलो दूसरी मां है मेरे लाडलो, जिनका गर्भाशय जो है वो सही है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो इस गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इतनी बात याद रखना, इस गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसी मां जिनके अंदर ये जो गर्भ का जो भ्रूण बना है, ये भ्रूण जो है जिस मादा का गर्भ धारण नहीं हो रहा था, सर्वता धारण नहीं हो रही थी, अर्थात जिनका गर्भाशय काम नहीं कर रहा था, वो युग्मनज वो भ्रूण जो है वो दूसरी मां के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसी मां जो होती है, इन मां को बोला जाता है क्या, सरोगेट मां। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, सरोगेट मां। फिर यहां से जो उत्पन्न संतान होती है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवे निषेचन कहते हैं। चलते हैं अगली विधि में। अगली विधि हमने जो बताई इसमें क्या लिखा है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम लोग ZIFT, एक हमने पढ़ा था ZIFT जो हमारा क्या था, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में पढ़ा था। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, कह सर ZIFT। इसमें क्या था कि यह उन महिलाओं के लिए होता है, कि जो उन महिलाओं के लिए है जिनके मेरे लाडो क्या अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती, अर्थात ऐसी माताएं जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता, अंडाणु का निर्माण नहीं, अर्थात यहाँ पर विकृति किसमें होती है, कहना सर यहाँ विकृति जो होती है वो कहां पर होती है, कहना सर अंडाशय में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या नहीं होता, अंडाणु का निर्माण नहीं होता, परंतु निषेचन व भ्रूण में परिवर्धन के सक्षम होती है। अर्थात इसकी ऐसी मादाएं जिनके अंडाशय में विकृति उत्पन्न हो गई, अर्थात वो युग्मक नहीं बना पा रही, अंडाणु नहीं बना पा रही, लेकिन उनकी जो अंडवाहिनी है वो प्रॉपर काम कर रही है, जो गर्भाशय वो प्रॉपर काम कर रहा है, अर्थात उनके अंदर निषेचन भी हो सकता है और भ्रूण का परिवर्धन भी हो सकता है, दोनों में सक्षम है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत दाता स्त्री से अंडाणु लेकर ग्राही स्त्री के फैलोपियन भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां कहते हैं कि जहां निषेचन प्राकृतिक रूप से कराया जाता है। सीधी सीधी बात मेरे लाडलो क्या है, कह रहे ऐसी मादाएं जिनका नहीं काम करता है क्या अंडाशय, तो जिनमें नहीं बनता है क्या अंडाणु, जब अंडाणु नहीं बनता लेकिन यह निषेचन भी हो सकता है और भ्रूण का परिवर्धन भी, अर्थात भ्रूण का निर्माण भी होगा, विकास भी होगा, बेबी भी बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरे लाडलो यहां पर कह सकते हैं क्या नहीं होता है अंडाणु का निर्माण। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो दाता स्त्री होती है, एक ऐसी स्त्री जिनसे हम क्या लेते हैं, अंडाणु ले लेते हैं और उन अंडाणुओं को उस ग्राही स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां पर मेरे लाडलो इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर होते हैं क्या, यहां पर क्या स्थानांतरित होते हैं मेरे लाडलो, कहना सर यहां पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं क्या, डायरेक्ट या वीर्य का सेचन होता है, जो कैसा होता है, प्राकृतिक रूप से कराया जाता है,
फिर जाके निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होकर मेरे लाडलो पूरा प्रोसेस होता है जो सामान्य मादा में होता है वही। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर, इसको बोलते हैं जिप्ट, ZIFT कहा जाता है। ZIFT के अंतर्गत क्या होता है, कैंसर अंडाशय में विकृति। अंडाशय में विकृति का मतलब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, लेकिन अंडवाहिनी गर्भाशय प्रॉपर काम करेगा। तो एक दाता स्त्री से क्या लेंगे, अंडाणु लेंगे और उन अंडाणुओं को उठा के कहां स्थानांतरित कर देंगे, उस मादा के अंडवाहिनी में जिसका मेरे लाडो जिसके अंदर निर्माण नहीं हो रहा था किसका, अंडाणु का। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चलिए अगली विधि जो है वो हम आपको पढ़ाते हैं, सुनना जरा। कर अगला क्या लिखा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन पुरुषों के अंतर्गत अंदर मेरे लाडलो पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु होते हैं, लेकिन इन शुक्राणुओं में अंडाणु भेदन क्षमता नहीं होती है। अर्थात जो स्पर्म है वो मादा के अंदर स्थानांतरित भी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये स्पर्म जाकर ये जो आपका कह सकते हैं अंडाणु है, जो अंडाणु है जिसके ऊपर मेरे बच्चों पीडिका कोशिका, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, इनकी सबकी जो परतें बनी हैं, इन परतों को ये शुक्राणु जो हैं वो भेद नहीं पाते। जो भेद नहीं पाते हैं मेरे लाडलो, तो कह रहे यहां पर निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो क्या करते हैं, करे इंजेक्शन लेते हैं और उस इंजेक्शन में स्पर्म को भरते हैं, शुक्राणु को भरते हैं और डायरेक्ट मेरे लाडलो ऐसे स्थानांतरित कर देते हैं, किसके अंदर, अंडाणु के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सीधी बात ये मेरे लाडलो, मैं आपको क्या बता रहा, कह रहे स्पर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब क्या है, कह रहे इसमें जो ऐसे पुरुष हैं जिनके अंदर शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में है, पर उन शुक्राणुओं के अंदर भेदन क्षमता नहीं है, किसको नहीं भेद पा रहे हैं, कहना सर इस अंडाणु की बाहर की जो परतें हैं, जो पीडिका कोशिका, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा से बनी है, इन परतों को भेद नहीं पाते। ना भेदने के कारण मेरे लाडो इस स्पर्म को इंजेक्शन में भरा जाता है और इंजेक्शन में भर के लगाया जाता है कहां पर, उस अंडाणु में अंदर तक भेज दिया जाता है और जाके यहां पर इसको रिलीज कर देते, छोड़ देते हैं। तो इस अंडाणु के साथ इसका क्या होता है, निषेचन हो जाता है और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। क्या लिखा है, अरे इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के अंदर या अंडे के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इस घटना को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया यहां पर संपन्न होती है, बाकी प्रोसेस सामान्य स्त्री की तरह होती है। चलिए अगली विधि जो आपकी लिखी है उसमें क्या लिखा है, कृत्रिम वीर्य सेचन। वीर्य का मतलब क्या होता है, सीमन कहते हैं मेरे लाडो, इसको सीमन भी कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कह रहे इसमें शुक्राशय ग्रंथि सुक्रिय तरल आता है और काउपर तरल होता है, प्रोस्टेट तरल होता है, फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, फल शर्करा, बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन होते हैं। कह रहे वो वीर्य जो होता है, उस वीर्य में शुक्राणु भी कह सकते हैं, जो कह सकते हैं तरल जो पदार्थ, जो कह सकते हैं कि अपनी सुक्रिय कोशिका थी, जो आपकी जो काउपर तरल था, जो कह सकते हैं कि आपका काउपर हो गया, सेमिनल वेसिकल जो हमको उसको बोलते हैं शुक्राशय से निकलने वाला पदार्थ है ना, वो सब जो इकट्ठे हुए हैं और उनके साथ साथ उसमें क्या मिल गया है, कहना से शुक्राणु मिल गए। शुक्राणु मिल गए तो क्या बन गया, वीर्य बन गया। इस वीर्य को कृत्रिम रूप से सिंचित कर देंगे, आर्टिफिशियल तरीके से सिंचित कराएंगे, ठीक है। इसको बोले क्या, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या लिखा है, कह रहे यह विधि उन नरों के लिए है जो प्राकृतिक रूप से वीर्य मादा के जन्म मार्ग में नहीं पहुंचा पाते। अर्थात यहां पर जो विकृति उत्पन्न होती है वो कह सकते हैं सिसन में दिक्कत हो सकती है। सिसन जो एक साधन होता है, एक सहायक ग्रंथि है, एक सहायक जनन ग्रंथि है, जो क्या करती है, वीर्य को स्थानांतरित करती है, मादा के शरीर में इंजेक्ट करने का काम करती है। कह रहे कि अगर उनमें कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है तो कह रहे प्राकृतिक रूप से वीर्य जो है वो मां जनन मार्ग में नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, या फिर ये हो सकती है पहली कंडीशन क्या, कि या तो जो वीर्य है वो स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे कहां, मां जनन मार्ग में, या फिर शुक्राणुओं की क्या होगी, कमी उस वीर्य के अंदर, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। आगे क्या लिखा, इस वीर्य में
दाताबीर को कृत्रिम रूप से मादा के जनन मार्ग में पहुंचाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, AI यानी, या फिर IUT भी इसको कह सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ये जो विधि है मेरे लाडू, ये कौन सी आपकी विधि है, 5वीं विधि है। ये सारी विधियां जो हमने आपको पढ़ाई हैं, ये सारी की सारी विधियां आपकी किसकी हैं, कह रहे ऐसे पुरुष, ऐसे दंपति, ऐसे नर और मादा जो बंद हैं, अर्थात जो इनके अंदर इनफर्टिलिटी है, अर्थात जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनके लिए एक समाधान है ये 5 की 5 विधियां। अब इन 5 विधियों का निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं मेरे लाडलो, तो नोट के तौर पे हमने आपके लिए कुछ और भी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, उपयुक्त सभी तकनीकी अत्यधिक जटिल होती हैं, ये जितना बोलने में या पढ़ने में या समझने में आसान लगती है उतनी नहीं होती हैं, बहुत जटिल प्रोसेस है इनमें। इनके लिए योग प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, जो MBBS वगैरह करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, वही इन कामों को कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, कि ये सभी विधियां अत्यधिक महंगी होती हैं, जो कुछ ही शहरों में उपलब्ध है, हर एक जगह ये अवेलेबल भी नहीं है। आप छोटी छोटी सिटियों में चले जाएंगे तो वहां पर ये अवेलेबल नहीं मिलेंगे, जो मेगा सिटी होती हैं लगभग वहां पर ये अवेलेबल है। और महंगे होने के साथ साथ कह सकते हैं कि इन जो विधियां हैं, इन विधियों का हर कोई व्यक्ति इनका लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होती, कॉस्टली होती हैं। अगला क्या लिखा, ये सभी विधियां निसंतान दंपति को संतान क्या करती हैं, प्रदान कराने का कार्य करती हैं। चलिए, आशा करते हैं मेरे लाडलो आज के इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कृपया करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप बढ़िया से अपने नोट्स मेंटेन कर सको और आने वाले एग्जाम में जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सको। चलिए, एक और है आपके लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आशा करते हैं आज के इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगले दिन हम मिलेंगे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, और मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो का सिलसिला अब लगातार आपसे जुड़ा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर हालत में आपसे जुड़ा रहूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए मेरे लाडलो। मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है वो आप अपना फीडबैक अवश्य दें। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।